हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको एक चैप्टर का टाइटल दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, और अक्सर स्टूडेंट्स को यह चैप्टर टफ लगता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको यह चैप्टर टफ नहीं लगेगा और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। स्टूडेंट गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए यह चैप्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन पिछले 11 साल से लगातार मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं और हर साल बोर्ड प्लस सीयूईटी का जो प्रिपरेशन करवाता हूं उसमें हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स को ये चैप्टर टफ नहीं लगता है। सही स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि चैप्टर पढ़े कैसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा। और आपको बता दूं कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीयूईटी में इस चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मींस कि आप अगर थोड़ा सा मेहनत करो तो ये चैप्टर में पूरा मार्क्स ले आओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। देखो बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, आप जानते हो कि कोई भी बिजनेस होगा वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, याद है? 2 चैप्टर था अकाउंट्स में, एक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। क्लास 12th के बुक में भी आप पार्टनरशिप वाले बुक में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया था, पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें आप एप्रोप्रिएशन बनाए थे, बैलेंस शीट बनाए थे, कैपिटल अकाउंट बनाए थे। 11th में आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया था। और एक बुक भी आपको है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जिसमें एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। तो बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में, मेनली बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे। हेड सब हेड को समझेंगे, किससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा टॉपिक मोर इंपॉर्टेंट है एंड विच टॉपिक इज लेस इंपॉर्टेंट। इन दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस दैट। सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कुछ भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और इसके बाद ऐसा होगा नहीं कि आपसे क्वेश्चन ना बने, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे आपको मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस, बीएड क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। इट मींस मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से 10th और 12th किया हूं, उसके बाद मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम किया। 10th और 12th में अपने टाइम में स्कूल टॉपर था और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा के 5000 से अधिक बच्चों को मैंने कॉमर्स पढ़ाया, 1000 से अधिक बच्चों को मैंने बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया हूं। हर साल वाराणसी में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूल्स के टॉपर्स गुडविल एडुकेयर से पढ़े होते हैं। तो आप भी अगर हमसे पढ़ के बीएचयू में या ड्यू में अपना सीट पक्का करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में है विजिट करिए, या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए, ये सीयूटी का लक्ष्य बैच है, इसमें अकाउंटेंसी डोमेन में आज की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एमसीक्यू और पीवाईक्यू वन शॉट में। तो बिना देर किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। बच्चे, जब हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वर्ड आता है तो आपके दिमाग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आना चाहिए? एक तो बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट एंड पीएल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस की सेशन के एंड में बनता है। जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है हमारा, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी देता है, और बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। किससे? इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट होता है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। तो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी बैलेंस शीट से पता चलता है। तो केवल इनकम मतलब केवल पीएल और बैलेंस शीट ही नहीं आता है, और भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? तो बैलेंस शीट, और याद रखिएगा बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में आता है। यह भी पूछ देता है कि बैलेंस शीट कम्स अंडर विच शेड्यूल एंड पार्ट। तो शेड्यूल जब रहेगा तो शेड्यूल 3 और पार्ट 1। एंड स्टेट सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो होता है बच्चे, वो शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में आता है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो कम्स अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, और ये AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स ऑल्सो कम अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है बच्चा? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो कभी अगर क्वेश्चन दे देगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन डज नॉट कम्स अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ो, जल्दी पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, ठीक ना? या स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हम कहेंगे पॉज करिए, नोट करिए। और हाँ, इसका नोट्स आपको गुडविल एडुकेयर के ऐप पे मिलेगा, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आपको नोट्स बैच वाले सेक्शन में दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि हमें टाइम भी लिमिटेड लेना है, बहुत ज्यादा टाइम आपके पास अब बचा नहीं है सीयूटी के एग्जाम के लिए। हाँ, देन अब हमारा है हाँ देखिए बच्चे, इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंपोर्टेंस क्या क्या है? तो इसके इंपोर्टेंस में इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी देता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल के माध्यम से। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट के माध्यम से फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देता है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इनेबल्स कॉम्परेटिव स्टडी, 2 और मोर ईयर्स के डाटा का हम एक साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, 2 और मोर फर्म के डाटा का कंपेरिजन कर सकते हैं कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज के माध्यम से। तो हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, लोन लेने में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं उनको बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, हमें टैक्स लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमें टैक्स कितना पे करना है। एंड एविडेंस इन लीगल मैटर, कोई भी अगर लीगल मैटर होता है उसमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एविडेंस का काम करता है, प्रूफ का काम करता है। एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो नेचर की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या इसका नेचर, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट होता है। एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो वेरीफिएबल, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कॉम्परेबिलिटी एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। वेरीफिएबल क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। रिलेवेंस फर्म से रिलेटेड होता है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि कोई भी पर्सन उसको इजीली समझ सके। ऐसे प्रेजेंट करेंगे 2 और मोर ईयर्स के डाटा का इजीली कंपेयर कर सके, एंड दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ट्रुथ इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो प्लीज नोट दिस, इसको भी नोट करिए, जल्दी से पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो बच्चे आगे बढ़ो। इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है,
क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछता है ना तो उसमें कॉन्सेप्ट चेक करता है, कॉन्सेप्ट। अब देखो बच्चे, आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें अपने सीयूटी के पर्पज से या क्लास 12th में आपने दो स्टेटमेंट पढ़ा है मेनली, एक इनकम स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। हालांकि कैश फ्लो भी आपने पढ़ा है, वो एक अलग चैप्टर था। इस चैप्टर में आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है। तो बैलेंस शीट पार्ट फर्स्ट में आता है, तो पहले हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल पार्ट सेकंड का डिस्कस करेंगे। शेड्यूल थर्ड के पार्ट फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बच्चे, बैलेंस शीट में मेनली, बैलेंस शीट में आपको मेनली क्या आना चाहिए बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मेनली आपको हेड और सब हेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे रिलेटेड? हेड और सब हेड से, कि इसमें हेड क्या है और सब हेड क्या है। तो देखना, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में टोटल 6 हेड है। 6 हेड है, कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। देखो, ये शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज, ये हमारा हेड है जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में हम शो करते हैं। 4 हेड हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शो होता है और 2 हेड एसेट साइड में शो होता है, ठीक है बच्चे। तो ये बैलेंस शीट में हेड कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। और इस हेड के अंदर में जो कुछ भी आता है दैट इज कॉल्ड सब हेड। क्या बोलते हैं इसको? सब हेड। जैसे ये देखो, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड नहीं है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेड है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में बच्चे 4 सब हेड है, कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में भी 4 सब हेड है। क्या क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद कर लीजिए लाइन से, कि टोटल जो 6 हेड है उन 6 हेड का नाम लाइन से याद कर लेना। 4 यहां पे, 1 2 3 4 और एक उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स और देन करेंट एसेट्स। फिर उस हेड के अंदर जो कुछ भी आता है दैट इज कॉल्ड सब हेड। उस सब हेड का नाम आपको लाइन से याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीयूटी में क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो जब आपको नाम लाइन से याद नहीं रहेगा तो हाउ यू विल अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस? नॉट पॉसिबल। तो पहले तो नाम याद रहेगा, देन इट इज पॉसिबल टू अरेंज। तो देखो, जैसे मान लो नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें ये 4 नाम दे देगा सफल करके, अब बोलेगा प्रॉपर सीक्वेंस क्या है इसका, ABCD BCD ए, ठीक है, ऐसे करके पूछेगा। तो प्रॉपर नाम लाइन से याद कर लीजिए, ठीक है, ओके। ये आपका काम है याद करना। देन जो दो और जो हेड है, एक है नॉन करेंट एसेट्स, ये भी हेड है, और इस हेड के अंदर टोटल 5 सब हेड है। नॉन करेंट एसेट्स में कितने सब हेड है? 5। देन हमारा हेड है करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स के अंदर कितने सब हेड है? 6 सब हेड है, ठीक है। तो इसका भी नाम याद कर लीजिएगा कि नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। देन इसके अंदर 4 आइटम आता है। देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के अंदर 6 सब हेड होंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स। तो बच्चे नाम पहले तो आप लाइन से याद कर लेना, ठीक ना। तो ये याद, अगर नाम आपको यह हो गया तो बच्चे आप देखो, अगर नाम याद हो गया तो 1 मिनट थोड़ा टाइम दो इस पे, कि बैलेंस शीट में टोटल 6 हेड कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, देन नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नाम याद हो गया, 6 हेड हो गए। फिर उस हेड के अंदर का नाम याद कर लो, सब हेड, ठीक ना। कि शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेड होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सर आपको तो बहुत फास्ट याद है। हाँ बच्चे, आपको भी ऐसे ही फास्ट होना चाहिए, और हमसे ज्यादा फास्ट आपको होना है। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू गिव एग्जाम। आपको एग्जाम देना है ना, तो आपको ज्यादा फास्ट होना है ना। हम तो देख के भी बोल दे तो दिक्कत नहीं है, बट आपको लर्न होना चाहिए बिकॉज यू आर CUET एस्पिरेंट्स, है ना, एंड यू हैव टू क्रैक द CUET एग्जाम।
तो शेयर होल्डर्स फंड का हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटीज बच्चे 4 सब हेड है, क्या क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करेंट लायबिलिटीज में 4 हो गए। करेंट लायबिलिटीज में भी 4 हो गए। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देखो इन दोनों का नाम आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नॉन करेंट एसेट्स में 5 नाम याद कर लो, करेंट एसेट्स में 6। थोड़ा सा टाइम लेके जल्दी से इसको याद कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन इसी से होगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं बच्चे स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे, कि पीएल का फॉर्मेट कैसा होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या क्या आता है। देखो बच्चे, सबसे पहली बात कि क्लास 11th में हमारा पीएल का एक अलग फॉर्मेट था, वो अकाउंट टाइप में था। क्लास 12th में हमारा शेड्यूल फॉर्म में है, स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें सबसे पहले होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? जो मेन इनकम होता है किसी भी बिजनेस का, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। देन मेन इनकम के अलावा जो इनकम होगा दैट इज अदर इनकम, और ये फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दे तो ये बन जाएगा टोटल इनकम, थर्ड में। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को ऐड करेंगे तो बनेगा टोटल इनकम। ठीक, ये 3 याद हो गया सबको। इसके बाद एक्सपेंसेस कई तरह के होते हैं, तो एक्सपेंसेस का नाम भी आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस से रिलेटेड पूछ देगा। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने को। तो सुनो, एक्सपेंसेस का नाम ऐसे याद करना कि पहले 3 एक साथ, देन 3 एक साथ, और लास्ट में अदर। तो क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, और लास्ट में अदर। टोटल 7 एक्सपेंसेस हैं। तो हो सके तो लिख के एक बार याद कर लो, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस का नाम दे देगा कोई भी 4-5, अब बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, तो यू हैव टू लर्न इट। देन इन सभी एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंस। देन इस टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर लेंगे तो वी विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका भी नाम आपको लाइन से याद होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए बच्चे, इसको सब हो गया। अब देखो, सबसे पहले हमने बताया आपको बैलेंस शीट के बारे में, तो ये बैलेंस शीट का नाम आपको सभी हेड का नाम याद होना चाहिए, सभी हेड का नाम आपको याद होना चाहिए, एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो भी आइटम आता है इसका भी नाम आपको लाइन से याद होना चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, देन टोटल इनकम, ठीक है। देन एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश एंड स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर? 3 याद हो गया। उसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर, देन टोटल। ठीक, उसके बाद हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लाइन से याद रहेगा तो अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन कर लेंगे, या आप या ऑड वन पूछ देगा तो ऑड वन भी आप कर लोगे, ठीक ना, या स्टेटमेंट पूछेगा वो भी कर लोगे। अच्छा, चेंज वाले में 3 चीज आता है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 चीज। कभी कभी रॉ मटेरियल दे देगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया ना बच्चे, आगे बढ़ूं, नोट कर लिए ना आप, आई होप ये याद हो गया आपको, बैलेंस शीट वाला ये याद हुआ। ओके, देन ये याद कर लिए, एसेट्स वाला याद कर लीजिएगा लाइन से, ठीक ना। देन आपको ये याद करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, बैलेंस शीट में जो आइटम हमने पढ़ा कि ये बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेड होंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उन हेड के अंदर जो आया सब हेड के अंदर सब हेड, और सब हेड के अंदर जो होगा वो आइटम्स कहलाएगा। आपको वो आइटम दिया रहेगा, उसका मे बी हेड और सब हेड बोलेगा बताने के लिए। तो आपको पता रहना चाहिए कि इस कोई भी आइटम का हेड या सब हेड क्या होगा, वो आपको बताना रहेगा। तो चलिए डिटेल में हम आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। देखो देखिए बच्चे, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड जो है बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड आपका हेड हुआ, शेयर होल्डर्स फंड हेड हुआ। इस हेड के अंदर 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर होल्डर्स फंड हेड हुआ, हेड के अंदर
तीन सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, अब सुनो, ये हेड के अंदर का आपने आइटम याद कर लिया, सब हेड 1 2 3। अब इस सब हेड के अंदर क्या कहता है ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस सब हेड के अंदर का आइटम दे देगा, आपको उसका हेड सब हेड बताना रहेगा। ठीक है, तो देखो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, तो शेयर कैपिटल में आपको आएगा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरह का होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऑथराइज क्या होता है, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिक्स होता है, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट में होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किस क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल होता है, तो कैपिटल क्लॉज में। ऑथराइज कैपिटल का कभी कभी दूसरा नाम दे देगा, क्या होता है बच्चे ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी हम कहते हैं। इसके बाद आएगा इशूड कैपिटल, ऑथराइज का जो पार्ट हम पब्लिक को इशू किए उसे इशूड कहते हैं। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड का जो पार्ट पब्लिक परचेज किया उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। हालांकि ये सब टर्म आप शेयर चैप्टर में भी पढ़े थे। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरह का होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में आता है व्हेन फुल इंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी एंड आल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जब कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू शेयर होल्डर्स से मांगा हो और शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दिया, उसे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं। बट नॉट फुल्ली पेड अप में दो सिचुएशन, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा नहीं, या कंपनी ने मांगा बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, उसे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कहते हैं। इसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप के बाद आएगा पेड अप, जितना हम मांगे उसमें जो पैसा आपने दे दिया वो पेड अप। पेड अप के बाद आता है, मतलब ये कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब ऐसे ही लिखा गया है। पेड अप के बाद इसमें एक टर्म आएगा अरियर। कॉल से क्या होता है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल से देखो सब्सक्राइब कैपिटल में से लेस करते हैं। देन फॉरफिटेड शेयर बैलेंस। फॉरफिटेड शेयर बैलेंस क्या होता है, इट इज एडेड इन सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में इसको ऐड करते हैं, मतलब जो शेयर फॉरफिट हुआ बट री इशू नहीं हुआ उसके बैलेंस को सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड किया जाता है, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट किए और री इशू भी कर दिए उस शेयर का बैलेंस तो कैपिटल में चला गया, बट जो शेयर फॉरफिट किए बट री इशू नहीं किए उसके बैलेंस को सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक ना, तो बच्चे इसमें से किसी का भी नाम दिया रहे आपको, ऑथराइज, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप, कॉल शेयर, शेयर फॉरफिट बैलेंस, किसी का भी नाम दे दे और उसका हेड और सब हेड पूछ दे, तो हेड हो गया शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड हो गया शेयर कैपिटल। क्लियर, ओके। अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस पे। रिजर्व एंड सरप्लस पे, तो बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है। रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया क्या क्या, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का सरप्लस प्रॉफिट को डिनोट करता है और डेफिसिट या लॉस डेबिट बैलेंस को डिनोट करता है। और डेबिट बैलेंस कैसे शो करते हैं, एज अ नेगेटिव आइटम, लेस करके। कैसे, लेस करके। और तीसरा आइटम इसमें आपको एक और पढ़ना है, वो है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसके अंदर कोई आइटम नहीं आता है, ये बस ऐसा है कि कंपनी ने अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया है, दैट इज जिस शेयर को बाद में अलॉट किया जाएगा, अभी किसी को वारंट्स के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे कि हम आपको शेयर देंगे, उसके नाम पे अगर कुछ पैसा रिसीव किया है, दैट विल कम्स अंडर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड में ये दो पोर्शन इंपॉर्टेंट था, शेयर कैपिटल का पार्ट और रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। ठीक है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजर्व एंड सरप्लस वाला था, बट शेयर कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स में कुछ आता होता नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहां से पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है इस वाले स्लाइड से कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच डज नॉट कम्स अंडर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या नहीं आता, क्या क्या आता है ये आपको पता रहना चाहिए, क्या नहीं आता उसके बाद बता दोगे आप। या कोई भी आइटम दे देगा, कोई भी आइटम दे देगा और उसका हेड या सब हेड पूछ देगा, और ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, चलो आगे बढ़ो। ओके, अब हम आते हैं शेयर होल्डर्स फंड के बाद कौन सा स्लाइड था जी, मतलब कौन सा हेड था। शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो अब हमारा है दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
तो देखिए शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक हेड है, इसके अंदर कोई सब हेड नहीं आता है। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो है इसमें 4 सब हेड होते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेड, ठीक ना। और अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है ये आपको पता रहना चाहिए कि ऐसे लोन जो हमने 1 साल से अधिक के लिए लिया है, जैसे डिवेंचर, बॉन्ड, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट, इनमें से किसी का भी नाम दे दे तो आपको उसका हेड सब हेड बताना होगा। तो हेड हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के अंदर कुछ नहीं आता है, ठीक ना, बस इसका टर्म याद रखिएगा, व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? 2 ही आइटम आता है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बच्चे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपको कोई आइटम दिया रहे उसका हेड सब हेड बताना होगा, या नॉन करेंट लाइबिलिटी में जो जो सब हेड आते हैं उसके सीक्वेंस को बताना होगा। तो प्लीज नोट दिस फास्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ूं। ओके, अब देखिए बच्चे, अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज पे। करंट लाइबिलिटीज में भी 4 सब हेड होते हैं। करंट लाइबिलिटीज में कितने सब हेड होंगे? 4। देखो, एक तो हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 4 हो गए इसके अंदर भी, ठीक ना। ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसा लोन जो ऑन डिमांड हम रीपे करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट और डिपॉजिट्स, ये आपको आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। इसका आइटम कोई भी दे देगा, हेड हो गया करंट लाइबिलिटीज, सब हेड हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल में 2 ही चीज आएगा, याद रखना, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज में कई सारे आइटम आएंगे, तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इनकम रिसीव इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट accrued there on outstanding expense, calls in advance और प्रोविडेंट फंड पेबल या जीएसटी पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट हु विल रिटायर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो एम्प्लॉय 12 महीने के अंदर रिटायर करेगा उसका प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, और नॉर्मली लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। तो जल्दी से बच्चे इसको नोट कर लीजिए। इसमें भी करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नाम लाइन से याद होना चाहिए, प्लस किसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इसमें से कोई भी आइटम दे उसका हेड सब हेड बताना रहेगा, ठीक है। चलिए, या मैचिंग क्वेश्चन भी पूछ देता है बच्चे। मैचिंग क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको 4 आइटम इधर दे देगा, 4 आइटम इधर दे देगा, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मत मानो, उसको 4 क्वेश्चन मानो, क्योंकि 4 आइटम को मैच करना है, ठीक है। ओके, हो गया। चलो बच्चे आगे बढ़ो। हाँ, अब हम आते हैं बच्चे असेट साइड की ओर। असेट साइड में आपको 2 सब हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं एसेट्स में। एक नॉन करेंट असेट्स हेड है और दूसरा करंट असेट्स, ये भी हेड है। नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेड होते हैं और करंट एसेट्स में 6 होते हैं। नॉन करंट एसेट्स में क्या होगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में 6, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। अब सुनो बच्चे, आपको इसमें भी नाम याद करना है, लाइन से नाम याद करना है। सीक्वेंस पूछ देगा, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, और इसका भी नाम लाइन से याद करना है। फिर ये याद हो गया, अगर इसको नोट कर लीजिए, ये याद हो गया तो उसके बाद क्या करना है? फिर इन आइटम के अंदर जो आएगा, इस सब हेड के अंदर जो चीज आएगा उसको लर्न करना है। मे बी वो दिया रहेगा, उसका हेड सब हेड बताना होगा, या मैच द फॉलोइंग आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलो अब हम पहले नॉन करंट एसेट्स के हर एक आइटम के बारे में पढ़ेंगे, देन करंट एसेट्स के बारे में।
देखो नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स ये क्या है? हेड है। इसके अंदर पहला आइटम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आपको पता था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर 4 आइटम था। क्या क्या? पहला था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले इसके लिए वर्ड क्या यूज करते थे? टेंजेबल। क्या वर्ड यूज करते थे? टेंजेबल एसेट्स, ठीक ना, अब वर्ड चेंज हो गया नाम इसका। देन है इंटेंजेबल एसेट्स, देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक, प्लांट, ठीक है। इंटेंजेबल जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, मस्ट हेड, कॉपीराइट, पेटेंट, इनमें से किसी का नाम दे तो इन सब का हेड हो गया कौन सा? नॉन करेंट असेट्स। सब हेड हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंटेंजिबल से जो पेटेंट वगैरह डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से सुन लो किसी का भी नाम दे तो उसका हेड हो गया नॉन करेंट एसेट्स और सब हेड हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, दैट इज सब हेड, ठीक है। चलिए नोट इट, चलिए नोट करो, पॉज करके फटाक से नोट करिए, लेट मत करिए। वन शॉट मीन्स वन शॉट ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब हम आते हैं जो और भी जो उसके अंदर का सब हेड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो देन है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर ही नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है, ये सब हेड है। इस सब हेड के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे 2 तरह का इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट हो गया तो ये जनरली 1 साल से अधिक के लिए होता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से कम के लिए रहे तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। देन इसके बाद और क्या है? अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, या सिक्योरिटीज डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये आ गया हमारा अदर नॉन करेंट एसेट्स में। डेफर्ड टैक्स एसेट्स में व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, आज टैक्स ज्यादा दिए हैं सरकार को, ठीक ना। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ गया कैपिटल एडवांस एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉय एंड अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू सप्लायर, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट करिए। हो गया, लर्न किए, चलिए आगे बढ़े। अब आ गए हम करेंट एसेट्स पे। देखो बच्चे, करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स में क्या आएगा? करेंट एसेट्स में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट सब हेड है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे। फिर आएगा इन्वेंट्री, इसमें इन्वेंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्वेंट्री क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। जैसे इसमें आएगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल, गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में 2 ही चीज आएगा, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। देखो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज में था, उसमें था क्रेडिटर और बिल्स पेबल, और रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। एक और आइटम इसमें सब का है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं, नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ूं। और हां, अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में लंका पे है विजिट करिए। हाँ एक्शन, हाँ अब देखो 3 तो डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या आएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस टैक्सेस, ठीक है। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। हो गया।
अब देखो बच्चे, हमने आपको बैलेंस शीट में जो कुछ भी आता है उसके बारे में तो हमने आपको बताया ही कि बैलेंस शीट में जैसे जो 6 हेड है, 4 इक्विटी लाइबिलिटीज में और 2 एसेट्स में, तो उन हेड के अंदर जो सब हेड आता है उसके बारे में इस स्लाइड में अभी हम डिस्कस किए। हेड के अंदर जो सब हेड आता है तो किस हेड के अंदर क्या सब हेड है और उस सब हेड के अंदर जो आइटम है उसके बारे में हम डिस्कस किए। अब देखो, जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा तो बैलेंस शीट के नीचे आता है नोट्स टू अकाउंट, जिसको फुट नोट कहते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, फुट नोट। उस फुट नोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में हम कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कमिटमेंट को शो करते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कमिटमेंट। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? एक ऐसा लाइबिलिटी जो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, दैट मे बी लाइबिलिटीज मे नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ इवेंट लाइक केस पेंडिंग इन अ कोर्ट। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, सिचुएशनल। तो जैसे क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट मैच्योर्ड या नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, प्रपोज डिविडेंड, गारंटी गिवन बाय कंपनी या अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटिजेंटली लायबल। और इसी के नोट्स टू अकाउंट्स में ही एक चीज आता है कमिटमेंट्स। जैसे कंपनी ने किसी से कोई कमिटमेंट किया है और उसको अभी फुलफिल करना बाकी है, तो यू हैव टू शो, यू हैव टू डिस्क्लोज estimated amount of contract remaining to be executed, uncalled liability on shares and other investment partly paid, arrears of dividend on cumulative preference share। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन जो क्यूमुलेटिव होते हैं, अगर उनके डिविडेंड का कुछ अरियर बाकी है तो यू हैव टू पे इट इन फ्यूचर, तो यू हैव टू शो इन कमिटमेंट्स। तो अगर इसमें से कोई आइटम दिया रहे तो वो कहां शो होगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट्स में ये आता है और ये कमिटमेंट्स है, इसको भी नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो होता है। ठीक है, चलिए अब हम बच्चे आगे डिस्कस करते हैं कि अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल के आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में, तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए, तो सबसे पहले इसमें आया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी बिजनेस का जो मेन इनकम होता है उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर रखते हैं। उसके बाद अदर इनकम, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल इनकम। फिर आएगा एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इसका नाम सीक्वेंस से याद करिएगा। देन इन सभी एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंस। देन इस टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स, देन बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? क्लियर जी? चलिए नोट करिए इसको। हो गया? नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़े। अब पीएल का जो ये आइटम है इसके अंदर किस में क्या आ रहा है ये डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? मेन बिजनेस होता है किसी भी फर्म का, जिस मेन बिजनेस से जो पैसा आता है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाता है। जैसे रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज और रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। अदर इनकम में क्या आएगा? मेन इनकम के अलावा जो भी पैसा आएगा वो अदर इनकम में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, प्रोडक्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो बस मेन आइटम को याद कर लीजिएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज और सेल ऑफ स्क्रैप। उसके अलावा बच्चे जो भी इनकम जाएगा वो आपको अदर इनकम में आएगा। मतलब मेन इनकम के अलावा जो भी इनकम है दैट कम्स अंडर अदर इनकम। और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों इनकम को, तो वी गेट टोटल इनकम। तो आपको यहां पे जिसे पूछ देगा फ्रॉम द फॉलोइंग विच डज नॉट कम्स अंडर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्या आता है याद रखना। उसके अलावा अदर इनकम में जाता है, वो रिवेन्यू में नहीं है। या इनमें से कौन सा अदर इनकम में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। तो बस जो
रिवेन्यू में जाता है उसको छोड़ के बाकी जो भी इनकम है वो अदर इनकम में जाएगा, बस वो इनकम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको फटाक से, जल्दी से नोट करिए। हो गया, आगे बढ़ो। ओके, अब चलते हैं बच्चे एक्सपेंसेस की ओर, ठीक ना, क्योंकि एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। जैसे एक्सपेंसेस में आपको आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो सर शुरू में जो था प्लस हमने जो परचेज किया माइनस क्लोजिंग कर दीजिए, तो यू विल गेट वॉट एवर अमाउंट ऑफ मटेरियल यू हैव कंज्यूम्ड और यूज्ड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में मतलब आएगा, द टर्म स्टॉक इन ट्रेड मींस गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में आएगा का मतलब क्या होता है, नेट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नॉट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा, वॉट एवर वी आर पेइंग टू एम्प्लॉय लाइक वेजेज, सैलरी, बोनस, लीव इनकेसमेंट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इंप्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। तो ये याद कर लीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिखिए किसके अंदर क्या आता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद एक है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट दो तरह का कॉस्ट होता है इसमें, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा बोरोइंग कॉस्ट, बट दोनों ही फाइनेंस कॉस्ट में आता है। जैसे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट वाला चीज आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर बॉन्ड पब्लिक डिपॉजिट। और बोरोइंग में आ जाएगा डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ लोन प्रोसेसिंग चार्ज, गारंटी चार्ज, कमिटमेंट चार्ज, कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। ये वाला अच्छे से याद कर लीजिएगा, और बाकी सब तो याद ही है, ये याद कर लोगे तो इसके अलावा बाकी जो जाएगा वो कहां जाएगा, अदर इनकम में। जल्दी से इसको नोट करिए। तो हो गया, चलिए आगे आओ। अब इसके बाद था डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में क्या आएगा, जैसे आप डेप्रीसिएशन तो जानते ही हो ना कि टेंजेबल एसेट्स पे हम डेप्रीसिएशन इंपोज करते हैं और इनटेंजेबल पे एमोर्टाइजेशन करते हैं। इनटेंजेबल को राइट ऑफ करते हैं, उसके लिए एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। टेंजेबल के लिए डेप्रीसिएशन और इनटेंजेबल के लिए एमोर्टाइजेशन। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंस में क्या आएगा, जो किसी में नहीं गया वो अदर में आएगा। ठीक है, जैसे कैरेज, कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज, फ्राइट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, रेंट रेट्स एंड टैक्स, इंश्योरेंस, discount allowed, commission allowed, bad debt, written off, provision for bad debt, repairs, trade expense, administration, office and telephone expense, bank charge, loss on sale of fixed assets, director fee, audit fee, conveyance expense, courier expense, telephone, entertainment। क्या सर ये याद करना पड़ेगा? नहीं, पहले का सब याद कर लो, रिमेनिंग जो गया वो अदर में आया। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट इट, नोट कर लो बच्चे जल्दी से। हो गया, चलिए। तो बच्चे हमने इस तरह से आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में, सारे आइटम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सीयूटी में पूछा गया क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक ना, देखो ये अभी हमने आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में पूरे डिस्कस किए हैं, सभी आइटम के बारे में। ये आइटम आपको याद रहेगा तो आप सीयूटी का जो क्वेश्चन है या जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कई सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है अलग अलग जगह पे, सोशल मीडिया पे, कि सर आपसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है, कैसे पढ़े। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। जिन बच्चे को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो उनको मैं बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे आइए और हमसे ऑफलाइन पढ़िए। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में क्लास 11th 12th सीयूईटी में बीकॉम एंट्रेंस एज वेल एज एमकॉम एंट्रेंस,
का पढ़ाई होता है। तो जिन बच्चे को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके साथ ही ऑनलाइन कोर्सेस के लिए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेटर का चैनल सब्सक्राइब करिए या प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेटर का ऐप डाउनलोड करिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे, ये सारे क्वेश्चन बच्चे हम आपको सॉल्व करवाएंगे, सारे पीवाईक्यूज है। देखिए ये सभी पीवाईक्यूज है, ये सभी क्वेश्चन अभी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना। बस आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा तो इसी लेक्चर में ये सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो वाराणसी में बच्चे हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है गुडविल एडुकेटर लंका वाराणसी, और हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके और लैंग्वेज, सबके अलग टीचर हैं। हर सब्जेक्ट का हम नोट्स देते हैं, पीवाईक्यूज देते हैं, बुक देते हैं, ठीक है। डाउट क्लास प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर क्लासेस, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, एसी क्लासरूम है। तो जल्दी से आप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए, या गूगल पे या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेटर, हमारे ऑफलाइन कोचिंग का एड्रेस आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले उतना रिवाइज करिए, 2 मिनट बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। हाँ बच्चे, तो हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में सारे हिट सब हिट बैलेंस शीट के एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैंने कहा था कि अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, एज वेल एज हम सीयूईटी में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलिए तो हम देखते हैं कि सीयूईटी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग डेट को जो सेट हुआ है उसके क्वेश्चन हम करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी करिएगा, और आपको बताना चाहिए बच्चे कि एवरेज एक क्वेश्चन पे 1 मिनट टाइम मिलता है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2-4 मिनट तो इधर में बीत जाता है। तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, स्पीड मेंटेन करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, स्ट्रेटेजी लगाना है, तो सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं बच्चे कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैच द फॉलोइंग होते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ केस स्टडी होते हैं। तो ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन सीयूटी पूछता है। तो वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपके जितने दोस्त हैं उन तक शेयर कर दीजिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चे, एवरेज 1 मिनट टाइम हम आपको देंगे, आपको भी गिवन टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। क्वेश्चन है, गुडविल ऑफ अ कंपनी विल बी सोन इन दी बैलेंस शीट अंडर। गुडविल बैलेंस शीट में कहां शो होता है? गुडविल ऑफ अ कंपनी विल बी सोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल कहां शो होता है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल, करेंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करेंट एसेट्स। बताओ बच्चे, गुडविल कहां जाएगा? अदर नॉन करेंट। गुडविल कहां जाएगा? गुडविल इंटेंजेबल एसेट्स के अंदर जाएगा। पहले का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, सही है। आगे बढ़े, चलिए नोट करते चलिएगा, फटाफट करते चलिएगा। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा आपको इसका पीडीएफ, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो प्रिंटेड सीट आपको इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो गुडविल एडुकेटर का ऐप डाउनलोड करिए, बैच सेक्शन में आपको स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ इसका दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ ही करिए, अभी क्वेश्चन मत लिखिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ना, फटाफट आप खुद से करिए, देखिए कि आप हमसे फास्ट कर पाते हैं या इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्योंकि बच्चे आपके पास टाइम लिमिटेड है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही दिनों बाद आपका सीयूटी का एग्जाम होने वाला है। चलिए देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर द पार्ट ऑफ। डेफर्ड टैक्स एसेट्स किसका पार्ट होता है? तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स। तो बच्चे डेफर्ड टैक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड। ठीक, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज में और डेफर्ड टैक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट सोन एज अंडर। कॉल्स इन एडवांस कहां जाता है? कॉल्स इन एडवांस कहां जाता है बताइए? कॉल्स इन एडवांस कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देखो, कॉल्स इन एडवांस बोरोइंग में नहीं जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी नहीं जाता है, ट्रेड पेबल में जाता है केवल बिल्स पेबल और क्रेडिटर, ये भी नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म कॉल्स इन एडवांस जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि प्रोविजन वाले में प्रोविजन लगा होता है। तो कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज का, थर्ड का थर्ड। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। सब पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे डिफरेंट डेट को सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर सोन। सैलरी एंड वेजेस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कहां शो होता है? फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम, अदर एक्सपेंस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी एंड वेजेस हम इंप्लॉय को पे करते हैं। किसको पे करते हैं? इंप्लॉय को। इट कम्स अंडर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये क्वेश्चन 16 जून 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सब क्वेश्चन डिफरेंट डेट को अलग अलग सेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन अंडर। जैसे बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर का मतलब हुआ जिन शेयर को फॉरफिट किया गया बट रीइशू नहीं किया गया, उनके बैलेंस को कहां शो करते हैं? ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, अनसिक्योर्ड लोन। शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में अगर ऑप्शन और आगे होता तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, और जिन शेयर को फॉरफिट किए बट रीइश्यू कर दिए उसके बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। और द शेयर विच वाज फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, उनके लिए बैलेंस वर्ड यूज करते हैं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर। उसको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है एज पर शेड्यूल थर्ड सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर आर रिप्लेस बाय। सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर को किससे रिप्लेस किए हैं? ट्रेड डेटर, ट्रेड क्रेडिटर, डेटर्स क्रेडिटर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल एंड सन्ड्री रिसीवेबल, सन्ड्री पेबल। बताइए 6 का क्या होगा? 6 का क्या होगा? इसका होगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। बट इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सन्ड्री डेटर के लिए सन्ड्री रिसीवेबल। नो, बैलेंस शीट में सन्ड्री रिसीवेबल का वर्ड नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जनरल रिजर्व है 8 लाख, लॉस है 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा? तो जनरल रिजर्व हमारे पास 8 लाख है और लॉस हो गया 1 लाख, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 7 लाख, 7 लाख, क्योंकि लॉस को फंड से माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, नेक्स्ट है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज डिस्क्लोज अंडर। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट किसके अंदर आया था? शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज तो होगा नहीं, अब आपको इन दोनों में सोचना है। तो सोचिए उन दोनों में क्या होगा आठवें में। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपको आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अदर इनकम 5 लाख, दैट इज 25% ऑफ रेवेन्यू, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30%, टैक्स रेट 40%, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है आपको। तो बच्चे इससे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, अदर इनकम चाहिए। तो अदर इनकम गिवन है 5 लाख, और ये 5 लाख जो है इस रिवेन्यू का 25% है, इस रिवेन्यू का 25% है ये। तो 100% ये रिवेन्यू हुआ, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 लाख, तभी इसका 25% है 5 लाख होगा। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा इन दोनों का सम? 25 लाख। आगे है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30% है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30%, तो 30% है एक्सपेंस, तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 7,50,000। कितना हो गया ये? 17,50,000। टैक्स रेट है 40%। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30% है, और टैक्स एक सेकेंड, अच्छा ये इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है 30% किसका है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, इसका 30%। तो ये हो गया 6 लाख। तो ये कितना हो गया? 19 लाख। ठीक ना, इसमें से माइनस करने के बाद, और टैक्स रेट है 40%। इस 19 ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसका 40% टैक्स में गया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 11,40,000। दिस वन, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, ठीक ना। ठीक, अगले सवाल की ओर आते हैं।
सिक्योरिटीज प्रीमियम इज सोन अंडर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां से होता है? रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर एंड लाइबिलिटी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किसके अंदर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट, इसके बाद है ट्रेड पेबल सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ आर क्लासिफाइड एज, जिस ट्रेड पेबल का सेटलमेंट 12 महीने के बाद करेंगे वो कहां जाएगा? ऑप्शन है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जिसका सेटलमेंट 12 महीने के बाद करेंगे वो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, ऑप्शन सेकेंड इसका। नेक्स्ट, लूज टूल आर सोन अंडर, लूज टूल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वेंट्री में आता है करंट एसेस के। लूज टूल किस में जाएगा? करंट एसेस, रिसीवेबल, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री में जाएगा। लूज टूल इन्वेंट्री में आता है। नेक्स्ट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज सोन अंडर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल। तो रिजर्व है तो किस में जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो होगा, ठीक ना? याद रहेगा, तुरंत कर लोगे, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बस लर्न होना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस आर सोन एज, कॉल्स इन एडवांस हमारा लाइबिलिटीज है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। किस में जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल और करंट एसेट्स। तो कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज में जाता है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड, इसमें फाइनेंस कॉस्ट में क्या जाएगा? सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिविडेंड, इंटरेस्ट। बताइए फाइनेंस कॉस्ट में क्या जाएगा इसमें से? 15 का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, ठीक है? सही ना? चलिए अगला सवाल, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन करेंट लाइबिलिटीज। देखो हम बताए थे ना पहले पढ़ाते वक्त कि इसमें से पूछ रहे इसमें से कौन सा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में नहीं आता है, बताइए इसमें से कौन सा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में नहीं आता है? ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटीज में जाता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। तो हमसे पूछा विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो कौन सा हो जाएगा? ट्रेड पेबल। तो इसलिए पता होना चाहिए हेड के अंदर सब हेड क्या क्या है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है? ओके, देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। बच्चे विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमसे पूछा विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें फॉल्स क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फॉर पीरियड, फॉर अ पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स एन एनालिस्ट टू ड्राइव डिसीजन, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? 17 का। फोर होगा, कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो नहीं आता है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो आता है। ये फर्स्ट स्लाइड में ही हमने आज पढ़ाया था, ठीक ना? समझ में आया ना? इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे एग्जाम के लिए। अब बच्चे हम लोग करेंगे सॉल्व मैच टाइप क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए मैचिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम ये ए बी सी डी हम इसे ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी, और देखो इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, इसमें से अदर करेंट एसेट्स थर्ड, ये अदर करेंट एसेट्स टिक लगा देते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड हमारा लाइबिलिटीज है, किसमें जाएगा, अदर करेंट लाइबिलिटीज में, 4 सेकेंड बी का 4। पहले ए बी सी डी ले लेना, फिर जो जो आपको आ रहा है उसको पुट करना, ये भी हो गया अदर करेंट लाइबिलिटीज। पेटेंट एसेट्स है इनटेंजिबल सेकेंड, और कॉल्स इन अरियर शेयर कैपिटल में से लेस होता है। तो देखो ए का थर्ड बी 4, अच्छे से देखना, ए का थर्ड यहां नहीं है, इन दोनों में है, ये दोनों पहले ही कट गया। अब यहां देखो बाकी भी कंपेयर करना, बी का 4 यहां, बी का सेकंड है, यहाँ 4 है, ये आया। अब आगे और मैच करो, सी का सेकंड डी का फर्स्ट, हाँ तो यही होगा 4, कौन सा होगा 4, ठीक है। देखो 18 का 4 आया आप लोग का भी, सही है ना। क्या करते हैं मैचिंग क्वेश्चन के लिए, हम ए बी सी डी जो था इधर का वो लिख दिए, और जिसमें जो अपने को याद है उसको पहले पुट करो, और जो पुट कर लिए उसको टिक लगा लिए, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 31 मई 2023 का क्वेश्चन है, सब PYQ जो क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन नहीं होता, ये 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, पता होना चाहिए मैचिंग में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी डी, ठीक है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नॉन कैन लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस ऑन करंट एसेट्स। तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स आएगा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, लूज टूल करंट एसेट्स में आएगा, 8% डिवेंचर नॉन कैन लाइबिलिटीज में। अब मैच करो, ए का सेकेंड इन दोनों में नहीं है, ये दोनों हट गया, यहाँ पे देखना, बाकी देखिए ए का सेकेंड, बी थर्ड, यहाँ बी का थर्ड है, ये में नहीं है, आगे आगे का कंपेयर करिए, सी का 4 और डी का फर्स्ट, ये इसमें मैच कर रहा है पूरा, ठीक है। 19 का सेकेंड है ना, इजी है ना, बस याद होना चाहिए, ठीक ना, आप भी कर लोगे, अब आपसे हो भी जा रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए ए बी सी डी। पहला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हमारा लाइबिलिटीज है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाता है। थर्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर हमारा करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। और ट्रेड पेएबल, एक सेकंड सॉरी, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर करंट लाइबिलिटीज नहीं जाएगा, कॉल्स इन अरियर शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक ना। और ट्रेड पेएबल जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, ठीक ना। तो सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो देखिए मैच करिए, तो कहोगे सर बी का भी फर्स्ट आप कर दिए हो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ। ए बी सी डी, एक सेकेंड फिर से कर रहा हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, नहीं सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये तो लाइबिलिटीज में जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। थर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारा गया रिजर्व एंड सरप्लस में, बी का फर्स्ट। कॉल्स इन अरियर शेयर कैपिटल में से लेस करेंगे, सी का 4। और डी ट्रेड पेबल अदर करंट, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में जाएगा सेकेंड। अब देखिए, अब मैच करिए, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ पे है, बाकी भी देखिए, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का सेकेंड मैच कर रहा है, ठीक है।
याद होना चाहिए मैचिंग के लिए, ठीक ना। चलो इसको करते हैं सॉल्व। चलो देखते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस, सेल ऑफ सर्विसेज, सैलरी, डिविडेंड, ये पीएल वाला पॉइंट है, ठीक ना। इंटरेस्ट चार्जेस किस में जाएगा, सेल ऑफ सर्विस, जो पहले आ रहा है वो कर लो, सेल ऑफ सर्विसेज जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, मतलब बी का थर्ड। उसके बाद डिविडेंड इनकम जाएगा अदर इनकम में सेकेंड, डी का सेकेंड। फिर सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी सी का फर्स्ट। अब बचा इंटरेस्ट इनकम फाइनेंस कॉस्ट। अब मैच करो ए का 4 यहां नहीं है, ये हट गया, यहां है, इसमें भी नहीं है, ये भी हट गया। अब जहां है उनमें कम हो गया, बी का थर्ड सी का फर्स्ट, बी का थर्ड सी का फर्स्ट डी का सेकेंड, यही होगा फर्स्ट, 21 का फर्स्ट होगा, ठीक है। जो आता है पहले उसको हम फिल कर लेंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारा लाइबिलिटीज है, याद हो गया। इसका फर्स्ट होगा अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, डी का फर्स्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, पहले का सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा अदर करेंट लाइबिलिटीज में, सी का थर्ड। और सिक्योरिटीज में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। देखिए तो ए का सेकेंड इसमें नहीं है, ये हट गया, ये भी हट गया। बी का 4, बी का यहाँ पे 4 है, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट, यहाँ पे सी का ये थर्ड होगा, ये 3 ऐसे क्या है, सी का थर्ड, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। हो गया। चलो अगले सवाल की ओर आए। देखिए ए बी सी डी, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व कैपिटल और करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल जो होता है, रिजर्व कैपिटल ये क्या होता है, विल बी कॉल एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, सी का फर्स्ट, ये हो गया। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा, सिंकिंग फंड आ जाएगा, बी का 4। फिर बचा शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, थर्ड एक। और करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा कॉल्स इन एडवांस, करेंट लाइबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस। मैच करिए तो देखिए तो ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, 4, 23 का 4। ये क्वेश्चन आपको CUET 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया 17 मई को। ठीक है, फिर देखिए तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा इसमें से कौन सा, कैपिटल रिजर्व रिजर्व, बी का 4। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, भी देख लेते हैं।
हाँ, शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ए का थर्ड। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 10% डिवेंचर, और करेंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड, डी का सेकेंड। देखिए तो एक थर्ड बी फोर, ए थर्ड बी फोर सी फर्स्ट डी सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 24 का थर्ड। चलिए अगले सवाल की ओर आए। चलिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। ठीक है, इक्विटी शेयर फिक्स डिविडेंड, नो होल्ड ऑन एसेट्स, होल्ड ऑन एसेट्स, वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर फिक्स डिविडेंड मिलता है उनको। सिक्योर लोन, नो सिक्योर लोन, होल्ड ओवर एसेट्स, सी का थर्ड। और अनसिक्योर लोन, नो होल्ड ऑन एसेट्स। अब देखिए तो ए फोर बी फर्स्ट सी थर्ड और डी सेकेंड किसमें है, यहां पे है 25 का सी देखिए है। चलिए देखिए इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर इनकम। सबसे पहले हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेंगे, सेल ऑफ सर्विसेज, ए का सेकेंड। अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड। मतलब कि अदर इनकम में थर्ड वाला, अदर इनकम कौन सा है, डी में थर्ड वाला। अब बचा फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बी का 4, और एमोर्टाइजेशन किसके लिए, गुडविल के लिए फर्स्ट। देखिए तो ए का सेकेंड बी 4, ए का सेकेंड बी 4, यानी ये नहीं होगा, ए का सेकेंड बी 4 सी फर्स्ट डी थर्ड, सी फर्स्ट डी थर्ड, ये वाला होगा। ठीक है, बन रहा है बच्चे। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो आपको आना चाहिए, जो भी हमने कहा था याद करने के लिए, हेड सब हेड और उसके अंदर के कंपोनेंट्स, वो आएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक ना, टफ नहीं है। बसरते भाई जिस चैप्टर के लिए जितना मेहनत करना होगा उतना तो करोगे ना, बिना मेहनत किए कैसे काम चलेगा। हमने भी लर्न किया तभी बन रहा है हमसे, नहीं लर्न होगा हमसे भी नहीं बनेगा। हाँ, ABCD, कैपिटल रिजर्व, इन्वेंट्री, डिवेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो इन्वेंट्री आ रहा है, करंट एसेट्स में जाएगा, बी का फर्स्ट। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, डी का थर्ड। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, 4 हो जाएगा ए का। और डिवेंचर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जाएगा, सेकेंड हो जाएगा सी का। अब देखो ए4 यहाँ है, बी फर्स्ट है, सी सेकेंड है, डी थर्ड है। और किसी में ए फर्स्ट, A4 यहाँ बी सेकेंड है। एक बार चेक कर लो क्या बी का सेकेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब ये हमारा सही है। 27 का फर्स्ट। ठीक है, हो गया। देखिए नेक्स्ट, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में आएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में आएगा। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटीज में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा। देखो बहुत इजी था ये।
ए का सेकेंड बी का थर्ड, ए का सेकेंड बी का थर्ड, दोनों जगह है। आगे देखते हैं, सी का फोर्थ डी का फर्स्ट, सी का फोर्थ डी का फर्स्ट, ये होगा थर्ड वाला। चलिए अगले सवाल की ओर आए। हाँ, नेक्स्ट। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। इशू इशूड शेयर आफ्टर फॉर फीचर, क्या बोलते हैं इसको? री इशू ऑफ शेयर। अमाउंट मोर देन पार वैल्यू ऑफ शेयर रिसीव्ड ऑन इशू, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, बी का थर्ड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारे लिए लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लाइबिलिटी है। अब ये तो सवाल यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें। 29 ना, री इशू ऑफ शेयर, हाँ, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लाइबिलिटी है। और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग बैंक लोन का, ठीक ना। तो ए का 4 बी थर्ड, ए का 4 बी थर्ड, सी यहाँ पे सेकेंड, ए 4 बी थर्ड, सी फर्स्ट डी सेकेंड, फोर्थ होगा। ठीक है, आगे आए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बैंक टर्म लोन प्रोविजन फॉर टैक्स लूज टूल, तो हमको लूज टूल पता है, करंट एसेट्स में जाएगा, डी का सेकेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटीज में जाता है, सी का फर्स्ट। अब बचा बैंक टर्म लोन, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट शेयर होल्डर्स फंड में, बैंक टर्म लोन आ जाएगा आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज में, ठीक ना, बी का थर्ड। और स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स फंड में, तो ये हो जाएगा ए का 4, ए 4 बी थर्ड, ए 4 बी थर्ड, सी फर्स्ट डी सेकेंड, मिल गया, यही होगा। सही है, डालिए जल्दी से। जानते हो मैचिंग क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बसलते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आपसे ऑफलाइन ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करें? तो बता दो बच्चे कि अगर कोई बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा कोचिंग वाराणसी में है और कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। जिन बच्चे को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो आप गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में लंका पे है आप विजिट करिए, या आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट करिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोचिंग में एडमिशन के लिए। हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से गुडविल ऐप एजुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए या यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, वीडियोज मिल जाएगा, कोर्सेस मिल जाएगा, या ऑफलाइन पढ़ने के लिए वाराणसी आइए, हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
हाँ, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स किस में जाएगा इसमें? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, तो इन्वेंट्री, करंट एसेट्स इन्वेंट्री में जाएगा, तो बी का 4। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सी का फर्स्ट। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स में क्या जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ए का थर्ड। और शेयर होल्डर्स फंड, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, डी का सेकेंड। अब ढूंढिए इसमें कहाँ है। ए का थर्ड, ए थर्ड, ए थर्ड यहाँ है, बी 4, सी फर्स्ट, डी सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मैचिंग क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बार बार पूछ रहा है, हर सेट में पूछ रहा है। ए का थर्ड, करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिवेंचर शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज पीएम रिजर्व एंड सरप्लस में, और डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में, तो ए का थर्ड, ए थर्ड, बी 4, ए थर्ड, बी 4, आगे सी फर्स्ट, डी सेकेंड, सारा मैच कर गया। 32 का फर्स्ट। ये क्वेश्चन सीयूटी 2023 का 7 जून के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आऊं। अब बच्चे हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस डिस्कस किए, फिर हमने मैचिंग टाइप क्वेश्चन किया, अब हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक ना, चलिए। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब 3-4 स्टेटमेंट होगा, 5 स्टेटमेंट होगा, पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा फॉल्स है। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर द पार्ट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर द पार्ट ऑफ टेंजेबल, इनटेंजेबल, इनटेंजेबल नॉन करेंट एसेट्स, मतलब इनमें से कौन सा इनटेंजेबल का पार्ट है? इनटेंजेबल, विच कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन। ठीक ना, तो पेटेंट्स, फर्नीचर नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है। तो कौन कौन सा इंटेंजिबल है? ए डी ई, ए डी ई किस ऑप्शन में है? ए डी ई, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए डी ई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द आइटम्स अपियरिंग इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में असेट्स नहीं आता है, ये नहीं होगा। रिजर्व एंड सरप्लस आता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज भी आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये एसेट्स है। कौन कौन सा हुआ? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो जा रहा है वो हमें बताना है। 34 का सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट करेंट लाइबिलिटीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से करेंट लाइबिलिटीज में आता है? ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज नहीं है। अनक्लेम डिविडेंड लाइबिलिटीज है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, ये भी लाइबिलिटीज है। एक्सेप्टेंस भी लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल को कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बिल्स पेबल। ठीक ना, और 12% डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर, ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। ये क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। तो हमें पूछा करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन सा आएगा? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, दिस ऑप्शन सेकेंड।
इलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये बताना है आपको। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी इक्विटी में आता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सी ए माइनस सी एल, ये इक्विटी में नहीं जाता है। शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी का पार्ट है। कैश रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन ए सी डी 36 का ये नहीं होगा तो हो जाएगा ए सी डी। ठीक है, आ रहा समझ में जी? कोई दिक्कत है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है 36। क्वेश्चन दो बार रिपीट है। अभी भी यही क्वेश्चन था ना? हाँ, 37 पे आते हैं अब। हाँ, अब बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। जो शुरू में आपको बोले थे ना कि बैलेंस शीट और पीएल के जो आइटम्स है उसको लाइन से याद करना है ताकि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपसे बनेगा। तो चलिए अब सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन के लिए लाइन से आपको याद होना जरूरी है। नहीं याद है जल्दी से याद कर लो, ठीक है? ओके, देखो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस टू डिटरमाइन द रेसिडुअल अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल रहेगा उसका सीक्वेंस आपको बताना है, ठीक है? तो क्या क्या है पहले? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स ए, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यहां पे इंटरेस्ट माइनस है, ओके, बट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, अब इसके बाद टैक्स घटेगा डी, ठीक है? देन ये हो गया, ये हमने कर दिया। देन क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, टैक्स के बाद डिविडेंड पे होता है प्रेफरेंस का। देन प्रॉफिट कैलकुलेटेड आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट बिफोर डिविडेंड, कैलकुलेटेड आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि टैक्स के बाद आएगा ये सी वाला पॉइंट, डी के बाद सी। और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ई। तो कौन सा बन गया? ए डी सी बी ई। ये 33rd क्वेश्चन बन गया, 37 का थर्ड। चलिए what is the correct sequence to prepare company's balance sheet as per the standard format given according to schedule third company's balance sheet का proper sequence क्या है? non current liabilities का non current assets, shareholders fund liability से पहले जाएगा, current assets non current के बाद जाएगा, current liabilities non current liabilities के बाद आएगा, ए के बाद ई आएगा। तो ये बन गया सीक्वेंस सी ए एक सेकेंड, हम ई पहले लिख दिए। ई में क्या था? करेंट लायबिलिटीज, और ए में सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी। फोर्थ नहीं, फोर्थ में तो है ही नहीं सी ए, एक सेकेंड, 38 का सी ए ई बी डी किस ऑप्शन में है? सी में, सी ए, एक सेकेंड बच्चे, ऑप्शन थर्ड 38 का ऑप्शन थर्ड में होगा सी ए ई बी डी, सी ए
ई बी डी, अच्छा सॉरी, ये और ये देखो तो सेम लग रहा है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी ए ई बी डी, ठीक है, सी ए ई बी डी 38 का, ठीक ना, हो गया। चलिए अगले सवाल क्या है। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टैक्स प्रोवाइडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, डिविडेंड इनकम। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, देन डिविडेंड इनकम आ गया अदर इनकम के रूप में, देन परचेज आएगा, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, देन टैक्स प्रोवाइडेड आएगा। तो सी ई डी ए बी, ट्रेन का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, arrange the following in sequence under the major heading non-current assets on the asset side of the balance sheet। non-current assets में प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ए, उसके बाद हो जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स बी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ई, then deferred tax assets, then long term loans and advances, then other AEB AEB AEBCD, fourth, ठीक है। तो बैलेंस शीट के जो नॉन करंट एसेट्स के जो आइटम है वो प्रॉपर सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सबका याद होना चाहिए, ठीक ना, चाहे करंट एसेट्स हो नॉन करंट हो। स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिलेटेड कर रहा है, इसमें क्या क्या दिया है, अदर इनकम, अदर इनकम उसका टोटल रिवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस उसके बाद आता है, उससे पहले अदर इनकम से पहले रिवेन्यू आता है, और लास्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, डी ए सी बी ई 41 का सेकेंड, 41 का सेकेंड। Next, arrange the following items of a statement of profit and loss in sequence of its appearing as per schedule third। expenses, tax expenses, ए के बाद बी आएगा, कहीं भी रेवेन्यू प्रोपेशन इससे पहले आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस से पहले आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, CAD 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 BE फर्स्ट, 42 का फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपको डेट नहीं डाला गया इसमें, ठीक है। ये 20 मई को 2023 का क्वेश्चन है। फिर है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक सेकेंड,
एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, CADBE, CADBE। इससे तो अभी किए थे शायद, हाँ। करेक्ट सीक्वेंस बताना है बैलेंस शीट में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, करेंट लाइबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये नॉन करेंट एसेट्स हो गया, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो गया, शेयर होल्डर्स फंड उससे पहले आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये में क्या था, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करेंट का पार्ट है, और करेंट लाइबिलिटीज बी में क्या था, इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, CBE DA 4। ये क्वेश्चन 25 में 2023 से क्वेश्चन है। 43 ठीक है। नेक्स्ट रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के आइटम्स को बताना है। तो करेंट एसेट्स में सबसे पहले आता है करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, EABDC सेकेंड, 44 का सेकेंड। What is the correct sequence of different items to be shown in balance sheet of the company? बैलेंस शीट में इन आइटम्स को शो करना है, तो बैलेंस शीट में इन आइटम को शो करिए। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हो गया CL, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा नॉन करंट एसेट्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज CL से पहले जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये इंटेंजिबल एसेट्स, ये हो गया इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में। तो नॉन करंट एसेट्स में ये भी है और ये भी है, तो यहाँ ध्यान देना होगा इंटेंजिबल वाला पहले आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटीज में ये भी गया, तो डिफर्ड टैक्स से पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आता है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग E, तो ECA DB। ठीक है, कौन सा रहा जी? 45 ना, 45 का ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन CUET 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको ना अलग अलग आइटम का सब हेड दे दिया और उसके अंदर का सब हेड का सीक्वेंस बनाइए ओवरऑल बैलेंस शीट में। मास्टर होना पड़ेगा आपको, और हमारा लेक्चर देखोगे ना मास्टर बन जाओगे आप, हम गारंटी दे रहे हैं। Rearrange the following of equity and liabilities. Head of balance sheet, equity and liabilities. Head of balance sheet. Current liabilities, shareholders fund पहले आएगा, share application money pending allotment shareholders fund के बाद आएगा, और non current liabilities current से पहले आएगा। BCDA फर्स्ट जून को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और करवा दे, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स
in correct order as per statement of PL. Change in inventory. Change in inventory A. Change in inventory. Cost of material consumed इससे पहले आएगा. फाइनेंस कॉस्ट लास्ट में आता है. फाइनेंस से पहले एम्प्लॉय बेनिफिट आएगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा. तो CAE, 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 BD. ठीक है. तो बच्चे इस तरह से हमने आज की क्लास में मल्टीपल PYQ सॉल्व किए और ये आपका आंसर की रहा आज के क्वेश्चन का. ठीक है. तो बच्चे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिया हूं. अब हमारे वाइफ का फोन आ रहा है, उठा लो. थोड़ी देर बाद करता, काट देता हूं. हाँ, तो अब क्या होगा कि हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. ठीक है. अब और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेड सब हेड आपको बच्चे अच्छे से सीक्वेंस लाइंस याद कर लेना, अंदर के कंपोनेंट्स याद कर लेना और PYQ हमने सॉल्व करा दिया. इतना अगर आपने कर लिया तो आपका समझो कि अच्छे से कवर अप हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा. ठीक है. काफी डिटेल में हम क्वेश्चन बताए हैं. ठीक है. और हाँ, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और भी चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ा देंगे वन शॉट के माध्यम से, ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कहीं कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक एक बात और कह दूं कि बच्चे, जिन बच्चे को हमसे ऑफलाइन पढ़ना है, वाराणसी में हमारा कोचिंग चलता है. वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग है, वाराणसी में लंका पे. हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर. एग्जैक्ट एड्रेस है लंका, वाराणसी. आप अगर गूगल मैप पे सर्च करोगे गुडविल एडुकेयर तो हमारे कोचिंग का एड्रेस आ जाएगा लंका पे. कहोगे सर लंका पे कहां पे, तो लंका पे लंका थाना के बगल में ये लैंडमार्क आपको दे दिए, रविदास गेट के पास. लंका पे आओगे ना तो BHU के पास एक रविदास गेट है. रविदास गेट के पास लंका थाना के बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है. आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8676080858 या 7743045552 पे कॉल भी कर सकते हैं. और हाँ बच्चे, आप देश के किसी भी कोने से आप हमसे पढ़ रहे हैं, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो वाराणसी आइए. ऑनलाइन के लिए गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब करिए. ठीक है. फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी दिक्कत होगा तो कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा. हम आपके सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं. ठीक है. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय. हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ये बात बोलना ना पड़े.